Hello, viewers. Yesterday, we have started a new chapter known as adjective that is very helpful to beautify, to modify noun or pronoun. You have also seen that we have 6 kinds of adjective by which we can make the sentence beautiful and effective. And those were adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, and interrogative adjective. Further, you come to know the degree of comparison. Degree of comparison is especially designed to develop the sentence of comparison. It is categorized into 3 parts: positive, comparative, and superlative. You have also seen the ways by which we can change adjective into comparative and superlative. It is also known to you that out of 8 kinds of sentences, we have only 2 parts of a speech that is meant for comparative and superlative. And they are adjective and adverb respectively. We have some words. Those words are very much important. These are from the adjective group. And mind it, you should not make these words into comparative and superlative. हम लोग के पास कुछ शब्द हैं एडजेक्टिव के जिनका हम भूल करके भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं करेंगे। ये शब्द हैं, नोट करता जा रहा हूं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, जेहन में याद भी रख सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये शब्द हैं, सबसे पहला यूनिक। यूनिक मीन्स अनोखा, निराला। दूसरा शब्द है आइडियल, आदर्श, परफेक्ट, पूर्ण, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, चीफ, मुख्य, फुल, भरा हुआ, स्क्वायर। ये कुछ शब्द हैं। आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे शब्दों को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर छात्रों से पूछा जाता है, ढूंढ कर बताएं गलती कहां पर है, सेंटेंस के किस पार्ट में है। ध्यान रखेंगे, इन शब्दों के साथ कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। इनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं करेंगे। कल की क्लास में आपने देखा कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फिर आपने को यह भी दिखाने की मैंने कोशिश की कि कैसे हम एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के साथ करते हैं, जिसे आप कॉम्परेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। फिर आपने यह भी देखने की कोशिश करी कि कैसे एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना सारे व्यक्तियों, सारे वस्तुओं से हम कर सकते हैं, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में आपके पास अनेकों सेंटेंस पैटर्न आएंगे। सिर्फ सेंटेंस पैटर्न को देख लेने मात्र से आपके पास ज्ञान नहीं आ सकेगा।
बहुत सारे छात्र इसे सिर्फ देखने का काम करते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इससे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर आप वीडियो को सीखने का माध्यम बना दिया है तो फिर आपका ज्ञान बढ़ेगा। और भाषा को सीखने के लिए जरूरी यह है कि यदि आपने एक सेंटेंस पैटर्न को देखा, समझा, जाना, पहचाना, तो उसके आधार पर कम से कम 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस आप फ्रेम करें और उसे कॉपी पर लिख डालें या किसी के सामने बोल डालें। आपके बोलने से, आपके लिखने से ही प्रैक्टिस होगी। दूसरा कोई तरीका इस संसार में नहीं है। हां, यदि आप अपने टंग को इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि आवाज की क्लैरिटी डेवलप हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपके पास जो भी कोर्स की किताबें हैं, पेपर्स है, मैगजीन्स है, उसे लाउडली रीडिंग करें, जोर जोर से बोलकर रीडिंग करें। इतना जोर से बोलकर रीडिंग करें कि आपका पड़ोसी आपसे परेशान हो। यदि आपका पड़ोसी आपके पढ़ने से परेशान हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका डेवलपमेंट निश्चित होगा। जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए। जोर जोर से बोलकर पढ़ने से सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन दिमाग की नहीं टूटती है। दिमाग बिल्कुल किताब पर होता है। आपका मस्तिष्क भटकता नहीं है। आप कंसंट्रेट करते हैं और आपकी कंसंट्रेशन आपको जाने अनजाने सिखा देती है। उम्मीद करूंगा कि मेरी इन सलाह को आप मस्तिष्क में रखेंगे और अपनी डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग करेंगे। आज सेंटेंस पैटर्न एडजेक्टिव चैप्टर्स में काफी मात्रा में आपको दिखा रहा हूं। प्रत्येक सेंटेंस को देखें और प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस you can't be successful. For having the success, you have to take pains. You have to do labor. And this labor will enhance your personality when you will be successful in speaking and writing. Let us proceed and move. कल की क्लास में पॉजिटिव आपने देखा, कॉम्परेटिव देखा, सुपरलेटिव देखा। आज थोड़ा सा उल्टा मैं चल रहा हूं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, गौर करेंगे। जैसे शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। आपसे यदि मैं पूछूं कि ये कौन सा डिग्री का प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो आप देखते ही बता देंगे बेस्ट को देखकर, और इसके पहले द लगा हुआ है कि सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हिंदी मैं सिखलाना तो नहीं चाहता, लेकिन हिंदी के बिना आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी शकुंतला संस्कृत भाषा में या संस्कृत में सबसे अच्छा नाटक है। नो डाउट यह सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। मैं आपको सेंटेंस इंटरचेंज करने की बात सिखलाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल खेल खेल में। अब ये सुपरलेटिव डिग्री आपके पास एक सेंटेंस है, क्या आप इसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदल सकते हैं? मैं आपको समय देता हूं, हड़बड़ी नहीं है। आनंद ले क्लास का, आनंद ले पीरियड का। इस वाक्य को अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री में बदले तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? सोचकर बोलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, और एक नया पैटर्न भी आप सीख जाएंगे। Shakuntala is the best drama in Sanskrit. Now you have to change it into
कंपैरेटिव डिग्री, एक रूल आपने पहले सीख लिया है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना, पॉजिटिव को सुपरलेटिव करना, ये कर लिया है आपने। अब मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, जिससे आपके पास नए नए सेंटेंस पैटर्न बढ़ जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी, आप मिलाएंगे मेरे साथ। यदि आपका आंसर मिल्क खाता है तो बहुत खुशी की बात होगी। जब कंपैरेटिव डिग्री करेंगे इसे, तो यह सेंटेंस हो जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान दीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। शकुंतला इज बेटर दैन, शकुंतला इज बेटर दैन, इसके आगे दो शब्द आ रहा है, गौर से समझिएगा। या तो आप लिखें एनी अदर, या आप लिख सकते हैं ऑल अदर। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन एरर्स में अक्सर इस तरह की चीजें रख दी जाती है। गौर कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। एनी अदर या ऑल अदर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। अगर आप एनी अदर कर रहे हैं तो इसके आगे जो नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा, यानी ड्रामा। बहुत इंपॉर्टेंट। और यदि आप ऑल अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर सिंगुलर नहीं, प्लूरल लिखना चाहिए, ड्रामाज। बहुत इंपॉर्टेंट। परीक्षाओं में ऑल अदर लिखकर ड्रामा सिर्फ लिख देता है और पूछता है कि गलती कहां पर है, पकड़िए। उम्मीद है आपको याद रहेगा और गलती आप ना करेंगे। शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा या ऑल अदर ड्रामाज इन संस्कृत। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री करना सीख गए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा शकुंतला दूसरे नाटकों की तुलना में संस्कृत में ज्यादा अच्छा है। मैं हिंदी भी लिख दिया हूं, इंग्लिश में भी लेकर के चल रहा हूं, ताकि आपकी स्पष्टता बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया है। लाखों सेंटेंस को आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सुपरलेटिव डिग्री जो पहला सेंटेंस है उसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दें? क्या आप चेंज कर सकेंगे? मैं आपको समय देता हूं, मेरे साथ आंसर को मिलाते चलें। आपको अब सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है ऊपर का, उसे चेंज कर देना है पॉजिटिव डिग्री में। करने का प्रयास करें। चलिए मैं लेकर के चलता हूं और इसे अपने साथ मिलाएंगे भी, जो आपका मस्तिष्क ने कहा। जब इसे कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला। अर्थ हो जाएगा कोई भी नाटक संस्कृत में उतना अच्छा नहीं है जितना कि
शकुंतला। मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिखलाया, लेकिन इसमें छिपा हुआ है कैसे हम सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में बदल दें, कैसे हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल दें। और ये बदलने की प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में आ गई है, तो आप इसके आधार पर लाखों सेंटेंस लिखें और बोलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मस्तिष्क में यह आ चुका होगा। दूसरी बात, गौर करेंगे, बहुत से सुपरलेटिव सेंटेंस बनते हैं वन ऑफ से। वन ऑफ, वन ऑफ जैसे आप कहते हैं कि मोहन इज, सेंटेंस को गौर से समझेंगे। हिंदी को लिखने में कुछ ज्यादा वक्त लग रहा है, मैं समझाते हुए प्रयास करूंगा। काफी मात्रा में सेंटेंस है आज की क्लास में। मोहन इज Mohan is the brightest students of the class। यह सेंटेंस भी सुपरलेटिव है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेज कर रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं। बदलाव कहां पे ला रहा हूं आप गौर करेंगे। मोहन इज के बाद मैं एक शब्द लगा दे रहा हूं वन ऑफ। अब यह सेंटेंस हो गया मोहन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ध्यान ये रखना होगा आपको कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन होगा। इस बात को समझेंगे। ये बात वैसे ही हो गई जैसा कि आपने प्रोनाउन में सीखा था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ। ठीक उसी तरह से वन ऑफ। यदि हमें कहना है हम लोगों में से एक पटना जाएगा, हम लोगों में से एक पटना जाएगा, तो हमें कहना पड़ेगा वन ऑफ अस। ऑफ के बाद प्लूरल आ गया प्रोनाउन। छात्रों में से एक, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नहीं। उन लोगों में से 5, तो 5 ऑफ देम। उन दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ देम। उन दोनों में से एक, तो आइदर ऑफ देम। उन लोगों में से 20, तो 20 ऑफ देम। इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो वन ऑफ जब भी आएगा उसके आगे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आप गौर से देख ले सेंटेंस को, मैं ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में लिख रखा था सेंटेंस। मोहन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। आप देखें यहां प्लूरल फॉर्म है। यह भी एक तरीका है सुपरलेटिव करने का जिसमें कि वन ऑफ लगा रहता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप वन ऑफ देखेंगे तो थोड़ा सा प्रक्रिया बदल जाता है। मोहन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मोहन अपने क्लास का सबसे चमकता हुआ छात्र है, इंटेलिजेंट छात्र है। यह भाव मिल रहा। गौर करेंगे, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ लाया है। और वन ऑफ की क्या विशेषता है, इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, आप समझ रहे होंगे। उन लोगों में से कोई भी नहीं, ढेर सारे लोग हैं, तो नाइदर नहीं, नन ऑफ देम। हम लोगों में से सभी, तो ऑल ऑफ अस। हम लोगों में से सभी पटना जाएंगे, ऑल ऑफ अस विल गो टू पटना। क्रिया कंट्रोल होगी ऑफ के पहले के अनुसार, यानी सिंगुलर होगी क्रिया। ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। भूल आप नहीं करेंगे। लोगों में से, छात्रों में से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट नहीं।
हम लोगों में से 5, तो 5 ऑफ अस, ऐसा सेंटेंस फ्रेम करने का कोशिश करें। अब आपके पास ये नया पैटर्न है, वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा हुआ है वन ऑफ। तो अगर वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा होगा तो उसका हम कैसे करें कंपैरेटिव डिग्री, अब यह सीखना है। अगर आप इसे जानते हैं तब तो अच्छी बात है, हमारे साथ टैली करें। जब इसका कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी, गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मोहन इज ब्राइटर देन, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। अब एक नया वर्ड आएगा, इसको याद रखना है, ब्राइटर देन मोस्ट अदर। ये शब्द याद रखना है, मोस्ट अदर। किस तरह के वाक्य में करेंगे? जिसमें वन ऑफ लगा हुआ हो। मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब इस वाक्य को, मोहन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए। जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे जब आप इसको करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी वेरी फ्यू। इस बात को जरूर याद रखें, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज एज ब्राइट एज मोहन। दोनों पैटर्न एक जैसा ही है, थोड़े से शब्दों को याद कर लेने से ज्ञान से आप भर जाएंगे, और वही थोड़े से शब्द को आप यदि भूल जाते हैं तो गलतियां तो होंगी। उम्मीद करता हूं कि दोनों पैटर्न आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। अगर गौर से देखा जाए तो 6 सेंटेंस पैटर्न आपके सामने है। यह बात अलग है कि मैं इंटरचेंज के साथ साथ सेंटेंस भी डेवलप करने की और करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ता हूं, गौर कीजिएगा। ये 6 सेंटेंस इंटरचेंज हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से एंड सुपरलेटिव से पॉजिटिव। आप कैसे चेंज करेंगे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले कुछ सेंटेंस को देखते हैं। हम लोगों ने अगर तुलना नहीं करनी है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। गौर से समझेंगे। एक की तुलना दूसरे से करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और अगर एक की तुलना सबसे करनी हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री की प्रयोग करते हैं। फिर उसको क्रमशः कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करने की सारी विधि को सीख चुके हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, अगर एक की तुलना 2 से करनी हो तो क्या नियम होगी? एक की तुलना 2 से या एक की तुलना 3 से? आपने सीखा है एक की तुलना 1 से, एक की तुलना सब से, लेकिन अगर एक की तुलना 2 से करनी हो तो हम कैसे चलेंगे? समझने वाली बात यही है। एक की तुलना 2 से, जैसे मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं, यह किताब उन दोनों किताब से ज्यादा ज्ञानवर्धक है। समझने का सिर्फ प्रयास करना है, पहचानने का प्रयास करना है। चीजों को अगर पहचानना शुरू कर दें आप तो उसका यूज करना आपको आ जाएगा।
और बिलीव मी, जिन जिन चीजों को आप पहचानते हैं अपने जीवन में, उसका आप भरपूर प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं। ज्ञान पहचान से जुड़ा हुआ है। पहचानिए। अब इस वाक्य में एक नया वाक्य आया, एक की तुलना दो किताबों से की जा रही है, यानी एक की तुलना दो से की जा रही है। तो क्या मस्तिष्क में, दिमाग में रखना होगा? मस्तिष्क में रखना होगा। मैं इसे लिख रहा हूं और समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं। यह किताब उन दोनों किताब से ज्यादा ज्ञानवर्धक है। जब एक की तुलना दो से होगी तो कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम द का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने आपको यह सिखलाया था कि द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन जब एक की तुलना दो से करेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम द का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगी, दिस बुक is the more didactic of those two books। गौर करेंगे, डिडैक्टिक एडजेक्टिव है, इसको हमने द मोर लगाया कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए और द का प्रयोग किया और आगे में ऑफ आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुपरलेटिव डिग्री में आप द और ऑफ का प्रयोग करते हैं। अंतर सिर्फ एक बात का है कि सुपरलेटिव डिग्री में एक की तुलना सबसे करते हैं और यहां एक की तुलना दो, तीन, चार, पांच से आप कर सकेंगे। इस पैटर्न को सिर्फ मस्तिष्क में आपको रखना होगा। उम्मीद है ये पैटर्न आपको क्लियर हो चुकी हो। आगे का पैटर्न देखते हैं। अभी अभी आपने पॉजिटिव डिग्री में एक चीज को सीखा, एज और एज। एक पैटर्न बना देता है वो। जैसे ही आप कहते हैं एज प्लस एज, तो ये दोनों के बीच में एक ही चीज चाहिए, एडजेक्टिव, या फिर आप एडवर्ब को भी ला सकते हैं। और जैसे ही आप एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज करेंगे तो एक सिमिली का निर्माण हो जाएगा, तुलना हो जाएगा उसमें। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, आप जितना सेंटेंस बोलना चाहे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक सिंपल सा ये पैटर्न को बनाता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं वह इतना काला है जितना कि कोयला, मैंने तुलना कर दी है। अब इसको देख करके घबराने की बात नहीं है, पैटर्न आपके सामने है। वह इतना काला है जितना कि कोयला। अब सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? सेंटेंस चला जाएगा, ही इज एज ब्लैक एज कोल। इट्स वेरी इजी। आप एक पैटर्न को दिमाग में रखें, हजारों पैटर्न, हजारों सेंटेंस आप उस पर फ्रेम कर दें। अगले पैटर्न को देखता हूं। आज जितनी भी बातें होंगी उसमें एडजेक्टिव के ही वर्ड्स आएंगे। गौर करेंगे। कभी कभी हम लोग सेंटेंस को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं, वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं। गौर कीजिएगा, इस वाक्य को आप ऐसा भी कह सकते हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हम ठंडा महसूस करते हैं, या हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं। बात और अर्थ, भाव, मीनिंग बिल्कुल एक है। और अंग्रेजी भाषा में विशेषता यह है कि हिंदी वाक्यों को भाव के अर्थ पर
भाव के अनुसार हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जितना तुम्हारे पास है उतना ही तुम पाने की कोशिश करते हो। अब इन वाक्यों को देखकर, वाक्यों की लंबाई को देखकर छात्र भयभीत हो जाते हैं कि ये तो हमसे होगा नहीं। जरूरत है सिर्फ समझने की। अगर आप इसे तरीके से समझ लेते हैं तो ऐसे ऐसे वाक्य को करना टफ नहीं, आसान है। मैं इनको करके आपके सामने छोड़ता हूं, आप प्रैक्टिस करें, आप बिल्कुल सफल होंगे। अब इस तरह के वाक्यों को कैसे ट्रीटमेंट दें, ध्यान देंगे। सबसे पहले इस वाक्य में ढूंढें कि क्या एडजेक्टिव है। अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाता है तो उस एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग करें। अगर वाक्य में एडजेक्टिव है तो आप उसका कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग करें, सेंटेंस सिंपल है। और यदि वाक्य में एडजेक्टिव नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको इस्तेमाल करना चाहिए द मोर एंड द मोर। ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। मोर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि वाक्य में एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री, और यदि वाक्य में ऑब्जेक्टिव नहीं है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव नहीं है तो फिर आपको द मोर का प्रयोग करना है। पहले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इस वाक्य में एडजेक्टिव है ऊपर, वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं, ठंडा हमारा एडजेक्टिव है, तो हम इस एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे, तो जैसे जैसे वैसे वैसे को कॉम्परेटिव डिग्री से हम दिखा देने का काम करते हैं। एडजेक्टिव ज्ञान में आ चुका है। तो ऊपर यानी हाई, तो हमें कहना पड़ेगा हाई, हाइयर, हाईएस्ट। कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो हम द हाइयर का प्रयोग करेंगे। द हाइयर हम ऊपर जाते हैं, द हाइयर वी गो, कॉमा वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं, द कोल्डर, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्डर वी फील। जैसे ही आप कहते हैं द हाइयर वी गो द कोल्डर वी फील, सामने वाला व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा महसूस करते हैं। नीचे वाले वाक्य को देखें। जितना तुम्हारे पास है उतना ही तुम पाने की कोशिश करते हो। इस वाक्य में देखें, जितना तुम्हारे पास है, इसमें हमारे पास कोई एडजेक्टिव नहीं है। उतना ही तुम पाने की कोशिश करते हो, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। पहचानना, पहचान को डेवलप करना पड़ेगा। और कितने को पहचानना है हमें? हमें पहचानना है मात्र 8 प्रकार के शब्दों को। एंड बिलीव मी, मैंने आपको नाउन पहचानने की पूरी ताकत दी है। प्रोनाउन में कितने शब्द होते हैं मैंने आपको इकट्ठा करके दे दिया है। आहिस्ता आहिस्ता 8 प्रकार के शब्द को पहचानने की शक्ति मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही आप शब्दों को पहचानने लगेंगे, सेंटेंस का निर्माण अपने आप होने लगेगा। और आप जानते हैं कि सेंटेंस मात्र 5 है, और ये 5 सेंटेंस स्वभाव से बटा हुआ है 2 भागों में, छोटा और बड़ा। छोटा भी 2 भागों में है, जिसे कहते हैं एक्टिव और पैसिव, और बड़ा भी 2 भागों में है, जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यही तो है कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी की दुनिया इतने से ही बनी हुई है। अब इस वाक्य में हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम द मोर का प्रयोग करेंगे। जितना तुम्हारे पास है, इट मीन्स हमें लिखना चाहिए द मोर यू हैव।
उतना ही तुम पाने की कोशिश करते हो। द मोर यू ट्राई टू गेट, इट्स सो इजी। उम्मीद करता हूं आपको यह सेंटेंस पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं एक नए पैटर्न की। लगता है नंबरिंग में कुछ मिस्टेक्स हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं अगला नंबरिंग दे रहा हूं और इस सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव की दुनिया में, और इससे एक सवाल निश्चित रहता है परीक्षाओं में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आपका जनरल एग्जाम जो स्कूलों में होता है, कॉलेजेस में होता है। गौर करेंगे, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। औरंगाबाद की सड़कें पटना की सड़कों से ज्यादा चौड़ी है। वाक्य है, सच्चाई नहीं, और वाक्य को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। औरंगाबाद की सड़कें, अब ये तुलना तो है इसमें, लेकिन तुलना में एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि इसमें पजेसिव केस आ रहा। आपको याद होगा द और ऑफ का प्रयोग, और ऐसे सेंटेंस में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, आसान है, आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं। औरंगाबाद की सड़कें यानी द रोड्स ऑफ औरंगाबाद आर वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट चौड़ा, वाइडर देन द रोड्स ऑफ पटना। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यह असभ्यता कही जाएगी। असभ्यता क्यों कही जाएगी? अगर सेंटेंस में एक जगह आपने नाउन का प्रयोग कर लिया है और वही बात सेंटेंस के आगे आ रही है, तो आपको प्रोनाउन प्रयोग करना चाहिए। और इस वाक्य में द रोड्स ऑफ नाउन है, तो फिर दोबारा रोड्स ऑफ नहीं आना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए द रोड्स का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, क्योंकि यह प्लूरल है तो हमें द रोड्स नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए दोज ऑफ। ये रोड्स प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ का प्रयोग किया मैंने। अगर ये रोड रहता, सिंगुलर रहता, तो हम प्रयोग करते दैट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप कहते हैं द रोड्स ऑफ औरंगाबाद आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ पटना, तो यह गलत माना जाएगा। एक नाउन का प्रयोग करने के उपरांत हमें आगे उसे वही शब्द आने पर प्रोनाउन प्रयोग करना चाहिए, और करेक्ट होगा द रोड्स ऑफ औरंगाबाद आर वाइडर देन दोज ऑफ पटना। अगर ये रोड्स सिंगुलर होता, ये रोड सिंगुलर होता, तो यहां पर हम दोज ऑफ नहीं दैट ऑफ करते। अगर यहां पर प्लूरल रहेगा तो हम दैट नहीं दोज ऑफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मस्तिष्क में रखेंगे। उम्मीद है ये पैटर्न, ये सारे पैटर्न आपको काफी ताकत देगा आपकी भाषा को डेवलप करने में। एक सेंटेंस को और देखते हैं, गौर करेंगे। एक शब्द है जिसे कहते हैं हाउ एवर। यह कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसका अर्थ हो जाता है फिर भी। फिर भी कर देता है जब सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे
तुमने मुझे गाली दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। बड़ी सिंपल सा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को जोड़ा है फिर भी ने। टेंस को आप पहचान रहे हैं, आराम से लिख सकते हैं। यू हैव abused me, however I am assisting you या helping you। दरअसल ये हमको सिखलाना नहीं था, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देकर के बताया हूं आपको कि ये कंजक्शन है। लेकिन जब ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो बड़ा आनंददायक सेंटेंस बनाता है, बड़ा अच्छा लगता है वैसे सेंटेंस को बोलने में। जैसे वह सेंटेंस को आप गौर से देखें, पहचानने की कोशिश करें। जैसे चाहे तुम कितना भी तेज क्यों ना दौड़ो, तुम मुझे छू नहीं सकते। इस वाक्य में दो सेंटेंस है, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ो, चाहे तुम कितना भी तेज क्यों ना दौड़ो, तुम मुझे छू नहीं सकते। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे लिखा जाए? घबराना नहीं है देखकर कि चाहे तुम कितना भी तेज क्यों ना दौड़ो, टेंस का पता नहीं चल रहा है। जब टेंस का पता ना चले तो बेहतर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि जितना आपने टेंस को पहचानने की कोशिश की, सारी पहचान से कोई सेंटेंस नहीं टकरा रहा, आपको नहीं लग रहा कि ये तो मैं सीखा ही नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग जब कर देंगे तो मैक्सिमम जगहों पर आपका हल निकल जाएगा। इस सेंटेंस की विशेषता क्या है? यह सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले हाउ एवर से, ध्यान दीजिएगा। और हाउ एवर के बाद आपकी आदत हो जानी चाहिए जुबान पर एडजेक्टिव या एडवर्ब को लाने की। यानी हाउ एवर के तुरंत बाद आपको या तो एडजेक्टिव डाल देना है सुटेबल, या एडवर्ब डाल देना है। उसके बाद सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दें, और जो दूसरा पार्ट सेंटेंस का है वो जिस भाव में लिखा गया है उसी भाव में उसको इस्तेमाल कर जाए। या तो टेंस में होगा या तो मॉडल में होगा, तीसरा हो नहीं सकता। आप सोच करके देखें। बस जुबान को एक आदत चाहिए। हाउ एवर फास्ट, हाउ एवर हार्ड, हाउ एवर हैंडसम, जुबान पर यह चढ़ जाना चाहिए हाउ एवर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। उसके बाद बोले सेंटेंस को, बहुत आनंद आएगा। अब सेंटेंस को देखें, चाहे तुम कितना भी तेज क्यों ना दौड़ो, तुम मुझे छू नहीं सकते। हाउ एवर फास्ट यू रन, कॉमा, तुम मुझे छू नहीं सकते। यू कैन नॉट या कांट टच मी। However fast you run, you can't touch me. However smart you are, you cannot be the hero of this movie. However fast the train runs, you can't reach Delhi within 2 hours. These are the sentence pattern you have to develop yourself. I hope this one is quite clear to you all.
आज हमने काफी मात्रा में सेंटेंस पैटर्न जिसका संबंध एडजेक्टिव चैप्टर से ही खास तौर पर है आपके साथ शेयर किया है। और ये सारे सेंटेंस पैटर्न आपको ताकत ही नहीं देगी बल्कि परीक्षाओं में जीतने का मौका भी देगी। शर्त यह है कि आप इसे मस्तिष्क में बसा लें। अब आगे की कुछ बात मैं कर रहा हूं, गौर करेंगे। कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा में जो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएटिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग के मस्तिष्क में बड़ी ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कहां इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, यह समझ में आ ही नहीं पाता। इसको भी आज डील कर लेते हैं। छात्रों से जब मैं पूछता हूं कि क्या इस शब्द का मीनिंग आप बता सकते हैं, तो छात्र मीनिंग बताने में माहिर होते हैं। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंदी दे देंगे। लेकिन आज इस पीरियड में आपको कुछ वैसे शब्द मिलेंगे जिनको समझना, जानना, पहचानना और तरीके से यूज करना आवश्यक होगा। गौर करेंगे। सबसे पहला वर्ड सम और एनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम का अर्थ क्या होता है तो आप जरूर बता देंगे। एनी का अर्थ क्या होता है आप जरूर बता देंगे। और ये बोलेंगे सर कुछ होता है इसका मीनिंग। आप इसको मीनिंग के अनुसार समझने का प्रयास ना करें, आप इसको प्रयोग के अनुसार समझने का प्रयास करें। आप प्रयोग को समझ जाएंगे तो इस वर्ड पर, इन शब्दों पर आपकी जीत हासिल होगी। और हिंदी के चक्कर में रहेंगे, हिंदी के अनुसार समझेंगे तो फंस जाएंगे। प्रयोग को समझें। ये दोनों एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान रहे, सम का प्रयोग जहां भी होगा वह सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और एनी का प्रयोग जहां भी करेंगे वह सेंटेंस या तो निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। कहने का तात्पर्य, सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है जबकि एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। आप ऐसा नहीं करेंगे। एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में और सम का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, उल्टा हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव सम बुक्स। अफर्मेटिव था इसलिए मैंने सम किया। लेकिन एनी हमेशा निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में। जैसे हैव यू एनी पेन टू राइट विथ। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने एनी का प्रयोग किया। क्या यहां पर आप सम का प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर होगा कभी नहीं। निगेटिव सेंटेंस जैसे आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। मेरे पास कोई समस्या नहीं है। क्या आप इस जगह पर नो के बाद एनी के जगह पर सम को ला सकते हैं? नहीं। It is quite clear to you all that some and any both are adjective, but some is used when the sentence is affirmative and any is used when the sentence is negative or interrogative. I hope this one is clear. दूसरे शब्द को देखते हैं। मैं एक शब्द ला रहा हूं, गौर से समझिएगा। एक शब्द है मेनी, दूसरा शब्द है मेनी ए और तीसरा शब्द है मच। अगर हिंदी का मीनिंग पूछूं तो आप बोलेंगे सर मेनी मतलब बहुत सा, ढेर सारा। मेनी ए मतलब, मेनी मतलब बहुत सा, ढेर सारा, तो मेनी ए का भी मतलब सर। अब ये कंफ्यूजन आ गया। तो फिर मच का मतलब, फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तीनों एडजेक्टिव है और तीनों का एक ही अर्थ होता है बहुत।
लेकिन तीनों का प्रयोग में आसमान जमीन का अंतर है और इसको सीखना है। तीनों एक ही अर्थ देता है। अगर गौर से देखा जाए तो मेनी का भी अर्थ बहुत है, मेनी ए का भी और मच का भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेनी और मेनी ए जब भी प्रयोग किए जाएंगे तो वह काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा। याद रखिएगा इसे। मेनी और मेनी ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और मच का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो वह नाउन अनकाउंटेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। मेनी ए काउंटेबल नाउन के साथ और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं बता रखा हूं कि हर सेंटेंस को सिखाने के क्रम में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रख रहा हूं, इसलिए गौर से चलेंगे सेंटेंस को समझते हुए। जैसे आप कहते हैं मेनी, तो आगे में जो नाउन आएगा वह निश्चित रूप से प्लूरल होगा। हाथ को कंट्रोल करके चलना होगा। मेनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। मेनी के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल होगा, तो आगे में क्रिया भी प्लूरल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मेनी ए, तो यहां पर जो आगे नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा और आगे जो क्रिया होगी वह सिंगुलर हो जाएगी। मेनी ए बॉय इज प्रेजेंट टुडे। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन लिखने की प्रक्रिया, लिखने का शैली अलग अलग है। अगर हम सिर्फ मेनी करते हैं तो नाउन प्लूरल होगा और क्रिया भी प्लूरल होगी, लेकिन जब मेनी ए करते हैं तो नाउन सिंगुलर होगा और क्रिया भी सिंगुलर होगी। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। लेकिन जब मच का प्रयोग करेंगे तो नाउन निश्चित रूप से अनकाउंटेबल होगा। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मच वाटर इज नीडेड टू quench his थ्रस्ट। उसकी प्यास को बुझाने के लिए और पानी चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए। तो मच हमेशा यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन मेनी और मेनी ए हमेशा यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। उम्मीद है आपको यह टिप्स क्लियर होगा। अगले शब्द को देखते हैं, गौर कीजिएगा। यदि हम कहते हैं लिटिल, तो इसका अर्थ क्या बताएंगे आप बोलेंगे थोड़ा। हिंदी को छोड़ने का प्रयास करें धीरे धीरे, तो फिर ए लिटिल का क्या अर्थ हो जाएगा। अब आपका मस्तिष्क थोड़ा सा परेशान हो रहा होगा कि इसका अर्थ क्या बताऊं। अगर हम द लिटिल कर दें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ये थोड़ा वाला कंसेप्ट को मस्तिष्क से निकालिए, प्रयोग पर जाइए। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक बात बताना चाहूंगा आपको, आमतौर पर ना बोलना, नहीं बोलना सामने वाले के मस्तिष्क पर बड़ा ही निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने नो कर दिया, जाहिर सी बात है बड़ा उल्टा असर होगा। किसी ने आपसे कोई चीज की डिमांड की, मांगा और आपने नहीं कह दिया, उसका मन टूट जाता है। नो, नॉट, नेवर, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। सावधान हो रहना चाहिए व्यक्ति को। आप ना कहने का ढेर सारे वर्ड्स को जानते हैं। आप नो को जानते हैं, नॉट को जानते हैं, नेवर को जानते हैं। प्रोनाउन में आपने सीखा था ना कहने के लिए नो बडी, नो वन और साथ ही साथ नन।
आज फिर मैं आपको ना कहने का एक खूबसूरत सा तरीका सिखलाने जा रहा हूं। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में आपसे पूछा गया डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपने कहा आई डोंट नो, द इंप्रेशन इज वेरी निगेटिव। ना बोलना भी एक कला है और इसे भी सीखना चाहिए, और अंग्रेजी में इसकी पूरी पूरी ज्ञान है। आप ना भी बोल देंगे और सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। आप नॉट का प्रयोग करते हैं, निगेटिव हो जाता है सेंटेंस। बिना नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नो वन, नन का प्रयोग किए हुए भी हम ना बोल सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? आप इन शब्दों को देख रहे हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का अर्थ ना पूछे, आप तीनों का प्रयोग को सीख ले, आपको ना बोलने आ जाएगा। तीनों का प्रयोग क्या कहता है? ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों का प्रयोग सिर्फ एक ही प्रकार के नाउन में इस्तेमाल करते हैं, और वह है अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और यह बताने की आवश्यकता अब नहीं रही कि काउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने, अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने, आप जानते हैं इसे। जैसे ही आप किसी सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग करते हैं तो वह अर्थ देता है निगेटिव। ए लिटिल का जब प्रयोग करते हैं तो वह अर्थ देता है अफर्मेटिव का, और द लिटिल का जब प्रयोग करते हैं तो यह आपको अर्थ देता है अफर्मेटिव का भी और साथ ही साथ निगेटिव का भी। अब जरा गौर से समझिएगा। फर्ज कीजिए कि आप मेरे घर के पास से गुजर रहे थे, आपको याद आया कि सर का निवास स्थान यहीं पर है, कुछ पैसों की आपके पास जरूरत थी, आप मेरे पास आ गए और आपने कहा सर हैव यू मनी, हैव यू मनी, और मैंने आपसे कहा सीधा सीधा आई हैव लिटिल मनी। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, आई हैव लिटिल मनी। अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखों की भाषा है, समझदारों की भाषा है। जैसे ही मैंने कहा आई हैव लिटिल मनी, माई आंसर इज नॉट निगेटिव बट इट्स मीनिंग इज निगेटिव। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया आई हैव नो मनी। समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बार आप आए और आपने हमसे कहा कि सर हैव यू मनी, और इस बार मैंने आपसे कहा आई हैव ए लिटिल मनी। मतलब है आई हैव सम मनी। सम मनी मतलब जितना आप हमसे मांग रहे हो उतना नहीं है, उससे कम है। भाव को समझे। लिटिल इज कंप्लीटली निगेटिव, ए लिटिल इज पॉजिटिव, बट नॉट एट दैट एक्सटेंट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम मी। और तीसरी बार मैंने आपसे साफ साफ कहा कि आई हैव गिवन यू द मनी आई हैड। मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं जो मेरे पास था, अब मेरे पास नहीं है। भाव को समझना है। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, all these three words are adjective, but their uses are quite different. No doubt they are used with uncountable noun, but when you use little, it gives you the concept of negative. A little positive in some extent, and the little negative and affirmative both. इसीलिए तो एक प्रोवर्ब है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। आपने नहीं कहा ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगर आप लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग कहते हैं तो इसका तात्पर्य है ज्ञान ही नहीं है तो खतरनाक कैसा। लेकिन ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। भाव को समझिए।
थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और अगर हम कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो ज्ञान ही नहीं है तो खतरनाक कैसे होगा? समझना है इसे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात को देखता हूं। ठीक इसी तरह से एक वर्ड है जिसे हम लोग जानते हैं फ्यू के नाम से। मीनिंग ना बताएंगे, प्रयोग को समझना है। फ्यू, इसका दूसरा वर्ड होता है ए फ्यू और तीसरा वर्ड होता है द फ्यू। तीनों एडजेक्टिव हैं और तीनों कहां प्रयोग किए जाते हैं? तो तीनों का प्रयोग जो है वह होता है काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, काउंटेबल नाउन के साथ। अर्थ बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे ही आप सेंटेंस में फ्यू का प्रयोग करते हैं तो ये अर्थ देगा आपका निगेटिव का। ए फ्यू करते हैं तो ये अर्थ देगा अफर्मेटिव का, और द फ्यू करते हैं तो अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों का अर्थ देगा। शब्दों को समझना है, पहचानना है, तब यूज करना है अपने लिखने और बोलने में। आपने हमसे एक सवाल पूछा, सोचा ये कि सर के पास ग्रामर की किताबें होंगी, आप मेरे पास आए और आपने कहा हमसे कि सर हैव यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हैव यू बुक? और मैंने आपसे कहा आई हैव फ्यू बुक। मतलब आप समझ रहे होंगे, आई हैव नो बुक। फ्यू निगेटिव अर्थ देता है। आप सीख रहे हैं एक ऐसी कला को जिससे हम ना बोल दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, क्योंकि ना बोलना हमेशा बुरा ही लगता है। यह एक आर्ट है और इस आर्ट को डेवलप करना चाहिए। आपने पूछा सर हैव यू फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और मैंने कहा आई हैव फ्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट मीन्स नो बुक्स। लेकिन दूसरी बार में आपने कहा, पूछा हमसे कि सर टेल मी क्लियरली हैव यू एनी बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और मैंने दूसरी बार आपसे कहा आई हैव ए फ्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट मीन्स आई हैव सम बुक। जितना मांग रहे हैं उतना नहीं, उससे कम। और तीसरी बार मैंने आपको सीधा सीधा कह दिया कि आई हैव गिवन यू द फ्यू बुक्स आई हैड। मैंने आपको सारी किताबें दे दिया है जो मेरे पास था, अब मेरे पास नहीं है। It means little, a little, the little is used with uncountable noun, and few, a few, and the few is used with countable noun. Little and few both are negative. A little and a few both are positive, and the little and the few both are used in negative and affirmative sentence. I hope these points are quite clear to you all. आगे चलते हैं। एक शब्द है जिसे आप कहते हैं एनफ। एनफ का अर्थ होता है ज्यादा। बड़ी सुंदर सा वर्ड है। एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है पर्याप्त। लेकिन इसकी एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? यह नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव के बाद। मैं इसे नोट कर दे रहा हूं। एनफ का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और
एडजेक्टिव के बाद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप कहते हैं मेरे पास बहुत चीनी है, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि नाउन आ गया चीनी, तो हमें क्या कहना पड़ेगा? आई हैव एनफ शुगर। शुगर नाउन है, तो नाउन के पहले हम एनफ को लाए। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत शक्तिशाली है। अब यहां पर एडजेक्टिव आ रहा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा ही इज पावरफुल एनफ। यानी एनफ जिसका अर्थ पर्याप्त होता है, इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं और एडजेक्टिव के बाद। ऐसे शब्दों की संख्या एडजेक्टिव में जो कंफ्यूजन को क्रिएट करती है ज्यादा मात्रा में हमारी प्रतिदिन की बोलने और लिखने के क्रम में, वो मूल रूप से मैं सामने लाया हूं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, particularly in the field of language. You have to do practice a lot. If you continue your practice of understanding, recognizing the words and its uses, naturally your sentence will be marvelous, effective. The information that is quite badly needed to understand the chapter adjective is going to be completed here. एडजेक्टिव की जितनी भी चीजें थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आज की पीरियड में यहां तक की बातें काफी है। अगली बार नई क्लास में, अगली क्लास में आपको नई चैप्टर के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, नई ज्ञान की चीजों के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।